हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें पढ़ना है एनसीईआरटी बेस। अगर बात की जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की किस तरह की ब्रांच है, पहले वो देखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। इन दो एनर्जी के बीच का इंटर कन्वर्जन है, एक है इलेक्ट्रिकल और दूसरी कौन सी है, केमिकल। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, या तो चेंज होगा किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसमें, केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी का चेंज होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और बात की जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या तो चेंज होगी किसमें, केमिकल एनर्जी में, या फिर केमिकल एनर्जी चेंज होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दोनों एनर्जी के आपस में कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्जन। और ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो इन दोनों के इंटर कन्वर्जन को डील करती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे चलते हैं, करते हैं कि ये किस तरह का कन्वर्जन है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में। तो ये कब होगा, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन को जब चार्जिंग पे लगाते हैं, तो चार्जिंग पे जब मोबाइल फ़ोन लगाया जाता है तो उसे कौन सी एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। तो जब फ़ोन चार्जिंग पे लगा है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, केमिकल एनर्जी में। तो इसका क्या हो गया, व्हेन फोन इज केप्ट ऑन चार्जिंग। और अगर बात की जाए केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन का क्या मतलब है, आपका मोबाइल अब चार्ज हो गया, अब चार्ज करने के बाद आप उसे क्या करते हो, यूज़। जब आप उसे यूज़ करोगे तो केमिकल एनर्जी उसमें क्या है, स्टोर है। और जब आप यूज़ करते हो तो उसमें क्या जलती है, उसमें लाइट जलेगी, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जब मोबाइल को यूज़ किया जा रहा है तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये क्या हो गया, व्हेन फोन इज नॉट केप्ट ऑन चार्जिंग। तो इस तरीके से दो एनर्जी के इंटर कन्वर्जन की ब्रांच को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब किसी चीज में एनर्जी दी जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दो तरह की प्रोसेस होती हैं, एक होती है स्पॉन्टेनियस और दूसरी होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वो होती हैं जो अपने आप होती है, या फिर थोड़ा बहुत इनिशिएट करना पड़ता है रिएक्शन को। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होंगी, जो इनमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स किस तरह का, एक्सटर्नल एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बन रहा है, केमिकल एनर्जी बन रही है, तो उस केस में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, और जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि इसमें कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाई जा रही है। और जब बात करेंगे स्पॉन्टेनियस, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अब ये स्पॉन्टेनियस कैसे हुई, क्योंकि इसमें क्या है, ऑलरेडी केमिकल एनर्जी स्टोर है, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ा। जो केमिकल एनर्जी फोन के अंदर स्टोर थी वही किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि लेस देन जीरो। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो। तो इस तरीके से हम बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी की और नॉन स्पॉन्टेनिटी की। तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि केमिकल एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। तो दो तरह की सेल हैं,
अगर बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन रही है तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इस तरह की सेल को क्या बोला जाता है? इस तरह की सेल को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ऐसी वाली सेल कौन सी हो जाएंगी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जब हमें क्या प्रोवाइड करना पड़े? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े। और इस तरह की कौन सी हो जाएंगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सी? जिसमें केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रहा हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। यानी कि ये वाली सेल कैसे करती है? अपने आप वर्क करती है, क्योंकि रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। अब सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की जाए तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ना है? गैल्वेनिक सेल, या इसी को दूसरा नाम आपकी बुक में दिया गया है डैनियल सेल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दोज सेल इन विच केमिकल एनर्जी is convert into electrical energy। ऐसी सेल को क्या बोला जाता है? डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है? कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं सॉल्यूशन के अंदर, उनके रिएक्शन से क्या होगी? एनर्जी होगी। एनर्जी क्या होगी? ऑब्टेन होगी। उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसी सेल को क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। बात करते हैं कि गैल्वेनिक सेल, पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल। अगर गैल्वेनिक सेल की बात की जाए तो गैल्वेनिक सेल में सबसे पहले बात करेंगे डायग्राम की। सबसे पहले देखते हैं डायग्राम। अगर गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बनाया जाए तो डायग्राम किस तरह से बनेगा? इसमें क्या है? जब भी हम गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या लेके चलेंगे? दो कंपार्टमेंट लेके चलेंगे। एक ये वाला कंपार्टमेंट है और एक ये वाला कंपार्टमेंट है। इस वाले कंपार्टमेंट को मैं बोल देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोल देता हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है। अब दोनों कंपार्टमेंट में क्या होगा? सॉल्यूशन। इसमें किसका सॉल्यूशन है? इसमें सॉल्यूशन ले लेते हैं हम जिंक सल्फेट का। और इसमें सॉल्यूशन किसका लेंगे? इसमें सॉल्यूशन ले लेंगे कॉपर सल्फेट का। ठीक है। अगर बात की जाए इस कंपार्टमेंट में, अब और क्या लेना होता है? एक दो हम क्या लेंगे? मेटल रोड। अगर जिस चीज का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किस चीज का है? जिंक सल्फेट का, तो रोड भी किसकी होगी? जिंक की। तो ये वाली रोड किसकी होती है? जिंक, जिंक मेटल। और इसमें भी क्या लेंगे हम? एक रोड लेंगे। जिस चीज का सॉल्यूशन होगा उसी की क्या लेते हैं? रोड। तो ये किसकी रोड होगी? कॉपर की। अब ये क्या है? मेटल रोड है। या अब हमने इसमें क्या कर दिया? डिप कर दिया। जब हम सॉल्यूशन में रोड डिप करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? एनोड। इसे क्या कर दो? बैटरी से कनेक्ट। एनोड पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। कैथोड पे कौन सा होता है? पॉजिटिव। एक वर्ड याद कर सकते हो, लोन। लोन का मतलब क्या है? लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन किस पे? एनोडिक कंपार्टमेंट पे। और एन का मतलब है नेगेटिव, यानी कि एनोड कैसी होगी? नेगेटिवली चार्ज। कैथोड कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज। जब हमने इसे कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा? अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है? जिंक सल्फेट। ये मेटल की रोड है जिंक की। तो ये क्या करेगा? जिंक एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो सॉल्यूशन के अंदर किसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी? जिंक 2+ की। और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे। ठीक है। और ये सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का। ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या होगा? रिडक्शन। लेफ्ट में क्या होता है? ऑक्सीडेशन एनोड पे। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा? कॉपर का।
कॉपर अपना रिडक्शन करवाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा, कॉपर। तो कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ जो होगा वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अगर कॉपर 2+ इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया तो सॉल्यूशन के अंदर क्या बचेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर 2+ इसके अंदर डिपॉजिट हो रहा है तो इसके अंदर बच गया SO4 2-। इसके अंदर किसके आयंस बचे, SO4 2- के। और इस सॉल्यूशन के अंदर किसके आयंस हैं, जिंक 2+, जिंक 2+। यहाँ है सल्फेट और सल्फेट। अब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, अब कॉपर 2+ इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। अगर इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है तो कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इकट्ठा। अब इस वाली मेटल रोड के ऊपर किसकी एक्सेस हो गई, इलेक्ट्रॉन की, और उसके ऊपर किसकी एक्सेस हो गई, पॉजिटिव चार्ज की। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो अब यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो। और जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन से क्या होता है, करंट फ्लो होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और यहाँ हम एक बल्ब लगाएंगे, जैसे ही करंट फ्लो होगा वो क्या करेगा, जलने लगेगा। बट वो थोड़ी सी देर के लिए जलेगा, फिर मोमेंट्री टाइम, बहुत क्षण भर के लिए वो जलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा। अब वो बुझ क्यों गया, क्योंकि इस वाले सॉल्यूशन के अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिंक 2+ की। उस वाले सॉल्यूशन के अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, SO4 2- की। तो हमें इस सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल। तो इस सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सॉल्ट ब्रिज। अगर बात की जाए सॉल्ट ब्रिज की तो सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सॉल्ट ब्रिज। ये बना लिया हमने सॉल्ट ब्रिज। कैसा है ये, यू शेप हमने यूज़ किया, यू शेप सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें इस सॉल्यूशन को क्या करना है, न्यूट्रल करना है। यहाँ पे किसकी एक्सेस है, पॉजिटिव चार्ज की, वहाँ किसकी एक्सेस है, SO4 2- की। अब सॉल्यूशन को न्यूट्रल कैसे करेंगे, हम इस वाले सॉल्ट ब्रिज में किसका यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का। इसमें क्या यूज़ करना है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, जैसे कि KCl। KCl क्यों यूज़ किया है, इसके अंदर क्या हुआ, K+ और Cl- के आयंस। अब इसी को क्यों यूज़ किया गया, इलेक्ट्रोलाइट जब भी यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस की स्पीड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल कैसे होगी, दोनों का साइज क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर। तो जब दोनों कैटायन की और एनायन की स्पीड सिमिलर होगी या फिर उनका साइज सिमिलर होगा तो इस तरह की इलेक्ट्रोलाइट का हम किस में यूज़ करते हैं, सोल्ट ब्रिज में। अब इलेक्ट्रोलाइट हो गया KCl। अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा, जहाँ पे एनायन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर। तो K+ किसकी तरफ जाएगा, इस सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, SO4 2-। Cl- किसकी तरफ जाएगा, Zn2+ की तरफ। यहाँ पे किसकी एक्सेस है, जिंक 2+ की। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल किससे हो गया, एनायनिक पार्ट से, और नेगेटिव चार्ज किससे न्यूट्रल हुआ, कैटायनिक पार्ट से। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। अब करंट जो है वो इजिली क्या करेगा, फ्लो कर पाएगा। तो इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज की क्या हो गई है, वर्किंग हो गई। ये हमने बात किसकी कर ली, सॉल्ट ब्रिज की। ये हमारी क्या हो गई, गैल्वेनिक सेल। अब केमिकल रिएक्शंस कौन सी हुई, केमिकल रिएक्शन हुई कि जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कॉपर का हुआ रिडक्शन। तो इसकी वजह से क्या हुई, केमिकल रिएक्शन। और इसकी वजह से क्या होगी, एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी हमने किस में कन्वर्ट कर ली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हुई, हमारा हमने जो बल्ब लगाया था वो क्या करने लगेगा, वो जलने लगेगा। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली। तो बात करते हैं अब वर्किंग ऑफ सेल। और बात की जाए वर्किंग ऑफ सेल की, वर्किंग ऑफ सेल में क्या होगा, एट एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का। तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्या देगा, जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी क्या हो गई, हाफ सेल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, ये हमने किसकी बात कर ली, एनोडिक कंपार्टमेंट की। बात करते हैं कैथोड पे क्या होगा। अगर कैथोड की बात की जाए, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन।
अब रिडक्शन किसका हुआ था? कॉपर का। कॉपर का रिडक्शन हुआ था। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो लो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? लॉस। उसे कहाँ दिखाया जाएगा? राइट हैंड साइड में। जब रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गेन। उसे कहाँ दिखाया जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो कॉपर 2 प्लस जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे उनको क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? कॉपर सॉलिड। ये एक्वस और ये क्या है? सॉलिड। ये एक्वस और ये किस में होगा? सॉलिड में। तो ये आपने किसकी बात कर ली? हाफ सेल रिएक्शन की। ये भी क्या है? हाफ सेल रिएक्शन। अब जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स जिंक 2 प्लस एक्वस प्लस में कॉपर सॉलिड। ये क्या हो गई? कंप्लीट सेल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट सेल रिएक्शन। आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। राइट द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। तो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन क्या होगी? पहले आपने लिखना है कि एनओडी कंपार्टमेंट पे क्या रिएक्शन हुई, फिर आपने बताना है कि कैथोडिक कंपार्टमेंट पे क्या रिएक्शन हुई, और दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो इस तरीके से आपने अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर इस तरीके से करना है। ये हमने बात कर ली किसकी? सेल की वर्किंग की। अगर बात की जाए सॉल्ट ब्रिज के काम की, बात की जाती है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में सबसे पहले अगर बात की जाए पहले फंक्शन की, तो पहला फंक्शन क्या होगा इसका? पहला फंक्शन है इट कंप्लीट द सर्किट। इस सर्किट को क्या किया है? कंप्लीट। दूसरा इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहला फंक्शन कंप्लीट करना सर्किट को। दूसरा फंक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड में जिंक 2 प्लस की क्या हो रही थी? एक्सेस। राइट हैंड साइड में किसकी एक्सेस हो रही थी? सल्फेट आयन की। तो सॉल्यूशन को क्या करना जरूरी था? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो उसको क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। अच्छा अगर बात की जाए थर्ड, थर्ड क्या है? इट रिड्यूस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या चीज़ होती है? जिंक 2 प्लस और सल्फेट आयन की वजह से दोनों साइड क्या हो रहा था? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना जरूरी था? उसे कम करना जरूरी था। तो उसे क्या कर देता है? ये कम कर देता है। कम कैसे करता है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके। तो ये हमने किसकी बात कर ली? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज की। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट किस तरह का यूज़ करना है? दोनों की जो साइज है वो सिमिलर होना चाहिए और दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए? ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने बात कर ली किसकी? फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज की। ये हमारा हो गया गैल्वेनिक सेल या फिर डैनियल सेल। बात की जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है? तो किसी भी सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है? हमने जैसे डैनियल सेल में सेल रिएक्शन क्या देखी? जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में। ये भी किस में है? एक्वस में। और ये किस में है? सॉलिड में। तो किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? बीच में लगा देते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज के जो इस वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इस वाले इस तरफ क्या होता है? रिडक्शन। तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे? जिसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? जिंक का। किसमें बन गया? जिंक 2 प्लस में। अब जिंक इसमें क्या है? सॉलिड। और ये क्या है? एक्वस। इस तरफ क्या लिखना होता है? रिडक्शन वाला पार्ट। रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर 2 प्लस का। तो कॉपर 2 प्लस का क्या क्या हुआ है? रिडक्शन। तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर। ये क्या है? एक्वस। और ये है सॉलिड। ठीक है, एक्वस से किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड में।
जिंक से जिंक 2+, कॉपर 2+ से क्या बन रहा है, कॉपर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और बीच में हमारा क्या है, सोल्ट ब्रिज, इसे क्या बोलते हैं, सोल्ट ब्रिज। और सिंग जब डबल डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं तो डबल डंडे को बोला जाता है सोल्ट ब्रिज, और अगर सिंगल डंडे से रिप्रेजेंट किया गया है तो सिंगल वाले को बोलते हैं। ये क्यों यूज़ किया गया है, ये यूज़ किया गया है ड्यू टू फेज चेंज, ड्यू टू फेज चेंज। ये भी किस लिए, ड्यू टू फेज चेंज। ठीक है। फेज चेंज की बात करें, फेज का मतलब क्या है, ये सॉलिड में है और ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में और वो सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड से हमारा किस में चेंज हुआ है, एक्वस में, तो हम सिंगल डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, फेज चेंज को। इसी तरह यहाँ एक्वस से किस में चेंज हुआ है, सॉलिड में, तो सिंगल डंडे से किसको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, फेज चेंज को। तो इस तरीके से हम किसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, सेल रिएक्शन की। अब आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जैसे शुरू में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 10 से 15 नंबर के आते हैं वो। तो उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास 4 रिएक्शन दी होंगी, आपके पास एक रिएक्शन दी होगी और 4 उसके क्या होंगे, ऑप्शन। उन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो उस रिएक्शन की करेक्ट क्या होगी, सेल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो आपने किस तरीके से करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड में रिडक्शन, और बीच में क्या आएगा, सोल्ट ब्रिज। सिंगल डंडा कब लगाते हैं, जब हम क्या यूज़ कर रहे हो, फेस, जब क्या हो रहा हो, फेस चेंज। यहाँ भी क्या हो रहा है, फेस चेंज। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारी होगी सेल रिप्रेजेंटेशन। आगे बात करते हैं, अगर आगे बात की जाए कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ईएमएफ। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो ई नॉट ऑफ सेल इसके इक्वल होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की कैलकुलेशन। ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। अब कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, ई नॉट ऑफ सेल, लो स्टैंडर्ड। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ई नॉट सेल क्या है, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक इंटेंसिव और दूसरी एक्सटेंसिव। अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात की जाए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होंगी, जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। इंटेंसिव में एक वर्ड आ रहा है इन, तो इनसे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे, यानी कि जो स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ सेल होता है, यानी ई नॉट सेल की बात करें, वो कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, क्योंकि वो किस पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट ऑफ मैटर पे। यानी कि अगर रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज किया जाए तो उससे ई नॉट सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात होगी ई नॉट सेल के इंटेंसिव नेचर की। आगे बात करते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है। हमने बात की थी, जो हमारी डैनियल सेल थी, डैनियल सेल में हमारे पास सेल रिएक्शन क्या थी, हमारे पास सेल रिएक्शन थी जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक 2+ प्लस कॉपर, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस और ये सॉलिड। ठीक है, अगर बात की जाए कि इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है ई नॉट ऑफ सेल। तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे ई नॉट ऑफ सेल, इसके इक्वल होगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैलकुलेट कैसे करना होता है, कैलकुलेट करने का तरीका क्या है,
कि कैथोड का लेना है और फिर एनोड का लेना है, और दोनों को क्या कर देना है, माइनस। जब भी हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पे नोट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में जब भी बात की जाएगी तो हमें क्या मान के चलना है, अकॉर्डिंग टू IUPAC वी ऑलवेज कंसिडर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमें हमेशा क्या कंसीडर करके चलना है, हमें हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करके चलना है। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ होती है कि कोई स्पीसीज कितनी तेजी से अपना रिडक्शन करवाना चाहती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जाए, जैसे कि हमारी डैनियल सेल है, इसमें कैथोड पे क्या हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर का। तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की अगर वैल्यू दी जाए, अगर इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है कॉपर 2+ से कॉपर, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट, और ये किस में है, प्लस में। और अगर हमें दे दिया जाए E0 ऑफ जिंक 2+ से जिंक, ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ये है -0.76 वोल्ट। ये क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन। ये जो वैल्यू दी गई हैं इन्हें किन पे मेज़र किया जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। आगे हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की, तब हम वहाँ देखेंगे कि इन्हें किस तरीके से मेज़र किया जाता है और इनकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात करेंगे कि E0 ऑफ सेल कैसे निकाला जाता है। तो E0 ऑफ सेल निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, E0 ऑफ कैथोड। कैथोड पे क्या हुआ है, रिडक्शन। तो अगर कैथोड पे रिडक्शन हुआ है तो उसका क्या लिया जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.34 माइनस। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। बट हमें लेना क्या होता है हमेशा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिंक का। जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया है। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो वहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, बट लेना क्या होता है उसका, रिडक्शन पोटेंशियल लेना होता है। हमें दे भी क्या रखा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब हमें पता कैसे चला ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से किस में जा रही है, 0 में जा रही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 में गई, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, डिक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया तो उस केस में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -0.76। तो यहाँ रख देंगे -0.76। तो ये कितना आ जाएगा, 1.10 वोल्ट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, E0 ऑफ सेल, या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हमने बात कर ली है E0 ऑफ सेल की। तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, E0 सेल कैलकुलेट कर लेना है। बात क्या याद रखनी है, बात हमेशा एक याद रखनी है कि रिडक्शन किस, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है तो रिडक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया जाएगा। बट एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बट हमें लेना क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसा करते क्यों है, क्योंकि IUPAC के अकॉर्डिंग हम हमेशा किसको कंसिडर करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को कंसिडर करेंगे। तो इसलिए हमारा E0 ऑफ सेल ये आ जाएगा। ना हो गया, अब आगे देखते हैं, आगे ले टॉपिक की बात की जाए। अगला है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म का क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कब होता है, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके अलावा अगर पूछ लिया जाए, वैसे तो रेडॉक्स में पढ़ेंगे ये चीज़ें, तो वहीं पे देख लेंगे। बट रेडॉक्स की काफ़ी कनेक्टिविटी किससे होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो एक आधी टर्म की डेफिनेशन लिख लो। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या होता है, दोज एजेंट विच
एजेंट का क्या काम क्या होता है? अगर एजेंट के काम की बात की जाए तो एजेंट क्या होता है? जो दूसरों तक क्या पहुंचाता है? अपना संदेश पहुंचाता है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा वर्ड है तो उसके वर्ड से ही क्या स्पेसिफाई हो रहा है? ऐसा एजेंट जो दूसरों को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। और दोज एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस देमसेल्फ। एक टर्म होती है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है दोज एजेंट विच रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज themselves। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोला जाता है? रिड्यूसिंग पावर। यानी कि दूसरों को रिड्यूस करने की पावर को ही क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की पावर को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका क्या यूज होता है एनसीईआरटी में? अगर बात की जाए तो एनसीईआरटी में बेसिक आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। क्वेश्चन इनके ऊपर आना क्या है? बहुत मुश्किल। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो इसमें क्या है कि हमें क्या मेज़र करना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेज़र करना है। अब स्टैंडर्ड चीज़ का मतलब क्या है? यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेज़र किया गया वो कौन सी कंडीशन पे मेज़र किया गया? स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेज़र किया गया। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच मेजर एट स्टैंडर्ड कंडीशन। जो कहाँ मेजर किया जाए? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। अब स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास क्या क्या होती हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की जाए, जैसे टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर क्या होना चाहिए? 1 atm या फिर 1 बार। कंसंट्रेशन अगर एक्वस स्पीसीज है तो कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। तो इन वैल्यूज पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू का डाटा निकाला जाता है उस डाटा को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इस डाटा को निकाला कैसे जाता है? जैसे नाम से पता चल रहा है स्टैंडर्ड। तो किसी चीज़ को हम क्या लेके चलेंगे? स्टैंडर्ड लेके चलेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है, इसके रिस्पेक्ट में किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या फिर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जो हम स्टैंडर्ड चीज़ लेके चले वो क्या थी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने स्टैंडर्ड किसे लेके चला? हाइड्रोजन को। जैसे कि स्टैंडर्ड वर्ड कब यूज़ किया जाता है? स्टैंडर्ड वर्ड आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि कोई एक बंदा है, अगर क्लास में एक स्टूडेंट की बात की जाए, एक स्टूडेंट के 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्राइटेरिया रखा गया कि नेक्स्ट क्लास में कौन जाएगा जिसके 50 से ज़्यादा होंगे, और जो नेक्स्ट 50 से कम होंगे वो नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएगा। उसी तरीके से उस बंदे को क्या मान लिया गया? स्टैंडर्ड, कि ये बंदा क्या है? स्टैंडर्ड। अगर इस बंदे से किसी के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में जंप करेगा, और उस बंदे से मार्क्स कम आ रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में जंप नहीं करेगा। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या मान लिया? स्टैंडर्ड मान लिया, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, तो इसे हमने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड मान लिया। अब ये होता क्या है? जैसे अगर मेजरमेंट की बात करें तो हम मेज़र कैसे करते थे? जैसे हमने स्टैंडर्ड लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने क्या ले लिया? स्टैंडर्ड। इसमें क्या होगा? इसमें होता है ये सॉल्यूशन किसका लेते हैं हम? HCl का। सॉल्यूशन किसका है? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोलर।
अब इसमें इलेक्ट्रोड किसकी यूज करनी है, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोड यूज करते हैं हम प्लेटिनम, हाँ हाइड्रोजन, ये होता है हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ लेंगे हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड और ये लेंगे हम प्लेटिनम की स्ट्रिप। हमने किसकी यूज़ किया है, प्लेटिनम मेटल। ये स्ट्रिप है किस चीज़ की, प्लेटिनम मेटल की, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड किसकी है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और अब हमने जो ये होल बनाया है, इस इलेक्ट्रोड के होल से हम क्या पास करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस, पासिंग हाइड्रोजन गैस। हमने किसको पास करवा दिया, हाइड्रोजन गैस। अगर गैस की बात कर रहे हैं तो गैस की जब भी हम बात करते हैं तो गैस के लिए हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं, प्रेशर का। प्रेशर के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है, 1 atm। यहाँ प्रेशर कितना होगा, 1 atm। तो ये हमने क्या ले ली, स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड ले ली। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड कितना होता है, 0 होता है। तो अगर इसका 0 है तो हम एक दूसरी सेल लेंगे। अब जब हम दूसरी सेल लेंगे, अगर मान लो कोई दूसरी सेल ली गई है, उस सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0 से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी कि उसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। जब भी किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगी तो उसका क्या होगा, रिडक्शन। और अगर 0 से कम आ रही है यानी कि उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अगर किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो उसका क्या मतलब होता है कि उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर बात की जाए इस सेल की, सबसे पहले हम इस सेल के बारे में पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमें क्या देखना है, अगर बात की जाए एट एनोड, अगर एनोड की हम बात करते हैं तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो H2 गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2H प्लस प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। तो इसे क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। कैथोड की बात करेंगे, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अगर रिडक्शन की बात की जाएगी तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स, यानी कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, H2। अगर बात की जाए एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन किसका, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस। H प्लस है किसकी फॉर्म में होगा, एक्वस की फॉर्म में, और यहाँ भी किसकी फॉर्म में होगा, एक्वस की फॉर्म में। अब इस सेल की वर्किंग क्या है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन आईपीएस के अकॉर्डिंग हम क्या लेके चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम नहीं लेके चलते, हम किसको लेके चलते हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल को लेके चलते हैं। तो स्टैंडर्ड वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो इस चीज़ को हम क्या मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड। टेकिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू IUPAC, क्योंकि जो IUPAC है उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E0। H प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, हाइड्रोजन में, तो ये कितना होता है, 0 अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो ये हमने डाटा निकाल लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि 0 से जिसकी वैल्यू ज़्यादा मतलब पॉजिटिव, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, यानी कि वो अपना रिडक्शन करवाना चाहता है। अगर किसी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है यानी कि 0 से कम है तो वो अपना क्या करवाना चाहता है, ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है, ठीक है। तो अगर इस सॉल्यूशन की बात की जाए स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, रिडक्शन वाली। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है, आई थिंक हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हाइड्रोजन जब H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो सॉल्यूशन का pH क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थोड़े टाइम बाद जो सॉल्यूशन में HCl पड़ा है, अगर बात की जाए HCl की, तो HCl में कौन कौन से आयन, HCl क्या है, एसिड। तो एसिड क्या देता है, H प्लस, तो ये किसके आयंस देगा, H प्लस के। तो वो H प्लस के आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाइड्रोजन गैस में बदल जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। क्यों डिक्रीज कर गई, क्योंकि H प्लस के आयंस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस में। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है तो हमारा pH क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर बात की जाए हुआ क्या, अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए, वर्किंग
वर्किंग में हम क्या लिखेंगे, एज HCl is an acid, is a strong acid, release H plus, which is consumed and getting reduced to give hydrogen gas. So the concentration of H plus ions in solution start decreasing with time. H प्लस की कंसंट्रेशन क्या करना हो जाएगी, शुरू डिक्रीज करना शुरू कर देगी। और हमारा pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH होता है -log10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अगर ये वाली चीज़ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो नेगेटिव में कोई चीज़ डिक्रीज करेगी तो ये वाली चीज़ क्या करेगी, इंक्रीज, एंड pH स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड pH स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये हमने किसकी वर्किंग पढ़ ली, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अब हमने बात की थी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कैसे मेजर करेंगे, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा सॉल्यूशन लिया जाता है, जैसे कि बात की जाए कॉपर सल्फेट की, कॉपर सल्फेट है, जैसे कि ये है सॉल्यूशन, हमने इस तरफ लिया इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन, ये हमने इसमें क्या डिप कर ली, वही हमारा जो था, यहाँ क्या ले लेते हैं, प्लेटिनम की स्ट्रिप, प्लेटिनम मेटल स्ट्रिप। ये किस चीज़ की इलेक्ट्रोड है, H2। यहाँ से क्या पास करवा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर कितना है 1 atm। ये सॉल्यूशन किसका है, HCl का, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर। स्टैंडर्ड पे कितनी वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, 0 होती है। अब मेज़र कैसे करते हैं, इसके साथ दूसरी सेल कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि मान लेते हैं हमने कनेक्ट कर दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसके अंदर क्या है कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर रोड किसकी डाली गई है, कॉपर की, तो हमने इसके अंदर डाल दिया कॉपर की रोड, ये किसकी रोड है, कॉपर। ठीक है, जब हमने इस सेल को इससे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद क्या हुआ, क्या कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव। ठीक है, या फिर जब इस दोनों को कंबाइन किया गया तो इसके जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आई, वो कितनी निकल के आई, वो इसके लिए अगर कॉपर की बात की जाए, कॉपर 2+ से जब कॉपर में चेंज हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो ये इसका क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो E0 फ्रॉम कॉपर 2+ से कॉपर, तो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, यानी कि कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जब हमने निकाल के देखी इसके साथ, तो क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, जब भी पॉजिटिव होगी क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और जब हमने कॉपर को हटा के जिंक का सॉल्यूशन लिया तो E0 जिंक 2+ से जिंक 2 से किस में जा रहा है, 0 में, तो ये क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई, लेस देन 0, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो किससे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से। तो ये हमने किसकी बात कर ली, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इसके बाद हमने पढ़ना होता है नस्ट इक्वेशन। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आई होप आपको समझ आया हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।